टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दी अपक्रू CSC अकेडमी। आप लोगों को मैंने योजना आयोग का क्लास दिया था, यानी कि आर्थिक नियोजन जब मैंने आप लोग को पढ़ाया था, इकोनॉमिक प्लानिंग, तो उसी में मैंने आप लोगों को योजना आयोग पढ़ाया था। ठीक है, और मैंने आपसे बताया था कि योजना आयोग के स्थान पर क्या लाया गया था, नीति आयोग। कब लाया गया था? 2015 में लाया गया था। ठीक है, तो आर्थिक नियोजन जब भी हम पढ़ते हैं, योजना आयोग को पढ़ते हैं, 5 ईयर प्लान्स को पढ़ते हैं, तो उसके बाद नीति आयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है पढ़ना। हालांकि इससे पहले हमने आर्थिक सुधारों के ऊपर चर्चा की थी। ठीक है, तो फिलहाल बात करते हैं हम अपने इस टॉपिक के ऊपर जो कि है नीति आयोग से संबंधित। तो क्या क्या चीज़ें हैं नीति आयोग के अंतर्गत, उन सभी को आज हम जानेंगे। प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये सब चैप्टर आपके लिए। तो आप, आई होप आपके लिए ये जो सेक्शन है मेरा नीति आयोग का, ये यूज़फुल रहेगा। तो देखते हैं, बढ़ते अपनी क्लास के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे नीति आयोग की। तो 1 जनवरी 2015, जैसा कि मैंने बताया था आपसे कि योजना आयोग के स्थान पर इसको लाया गया था 2015 में। तो 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था अर्थात नीति आयोग का फुल फॉर्म जो होता है NITI का, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका क्या किया गया, गठन किया गया 2015 में योजना आयोग के स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया है, इसके लक्ष्य के बारे में बताया गया है कि भारत सरकार के अग्रणी नीतिगत थिंक टैंक के रूप में। ठीक है, यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि नीति आयोग जो है, नीति आयोग क्या है, भारत सरकार का अग्रणी यानी कि सबसे प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है। थिंक टैंक मतलब कि भारत सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, जिसके तहत जो सरकार है वो अपने देश में उसके योजनाओं, उनके कार्य को क्या करती है, संचालित करती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, संस्था है नीति आयोग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि आगे क्या है। तो भारत सरकार के अग्रणी नीतिगत थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग का जो लक्ष्य है, राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। ठीक है, ये इसका क्या है, लक्ष्य। यहाँ पर कहा जा रहा है कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ। पहले क्या था, पहले ये सिर्फ सेंटर का था, लेकिन अब क्या है, प्लस स्टेट हो गया है। ठीक है, यानी अब जो है, पहले योजना आयोग में जो था, योजना आयोग में केवल वो केंद्रीय संस्था थी, लेकिन अब ये क्या है, ये राज्यों की भागीदारी के साथ केंद्रीय संस्था है। ठीक है, केंद्रीय संस्था तो है ही, लेकिन सिर्फ केंद्र की दायित्व नहीं है, अब राज्यों की दायित्व भी इससे जुड़ गए हैं। दोनों की क्या हो गई है, सक्रिय भागीदारी। ठीक है, ये इसका लक्ष्य है। और उसके साथ क्या करना है, राष्ट्रीय विकास का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना है, यानी कि दोनों को मिल करके इस प्रकार से कार्य करना है कि राष्ट्रीय विकास जो है, जो हमारा देश का डेवलपमेंट है, वो क्या हो सके, सुनिश्चित हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नीति आयोग के कार्यों की यहाँ पर बात की जा रही है। तो क्या कार्य हैं इसके, इसको अगर हम देखें तो सबसे पहला तो है सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना। जैसा कि मैंने कहा, सेंटर प्लस स्टेट दोनों को लेकर के है। और संघवाद या फेडरलिज्म जो है हमारा, यही कि हमारा जो देश है वो राज्यों का क्या है, संघ है। ठीक है, राज्यों का संघ है। कई राज्य यहाँ पर 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इसको मिला करके हमारा देश क्या बनता है, भारत बनता है। तो जो नीति आयोग है, ये इन सभी को लेकर के चलता है, यानी एक सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देने का कार्य करता है। दूसरा, नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना। ठीक है, समाज में या हमारे देश में जितनी भी योजनाएं बनती हैं, जितनी भी प्लानिंग्स बनती हैं, उनका क्या करता है, रूपरेखा तैयार करता है, उनके कार्यक्रमों का, उनकी नीतियों का। ठीक, नेक्स्ट, संसाधन केंद्र और ज्ञान के केंद्र के रूप में कार्य करना। ठीक है, एक तो देखिए, ये जितने भी हमारे संसाधन हैं हमारे देश के, उनके केंद्र के रूप में क्या कार्य करता है। दूसरा, ज्ञान के केंद्र के रूप में, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भी प्लानिंग्स हैं हमारे देश में, संसाधनों के वितरण को लेकर के, योजनाओं को बनाने को लेकर के, वो सब कौन करता है, नीति आयोग करता है। दूसरा है अनुरक्षण और मूल्यांकन करना। जो भी प्लान बनती हैं, जब उनका एग्जीक्यूशन हो जाता है तो उनका समय समय पर क्या करना पड़ता है, इवैल्यूएशन करना पड़ता है, कि इवैल्यूएट करना पड़ता है कि हमारा जो प्लान हमने समाज में एक उसको मतलब क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है,
वो कितना प्रोग्रेस पर है, कितना नहीं है, कितने लोगों को लाभ है, कितने लोगों को नहीं है, और क्या वो सही से इम्प्लीमेंट हो पाया है कि नहीं, ये सारी चीज़ें कौन देखता है? नीति आयोग देखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने क्लास में। तो नीति आयोग के उद्देश्यों के ऊपर चर्चा कर ले कि इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। तो राष्ट्रीय उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और नीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। एक तो जो मैंने आपको बताया कि स्टेट और सेंट्रल को साथ में लेकर चलना। दूसरा, ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण करते हुए तंत्र विकसित करना और इसे उच्च स्तर तक पहुंचाना। ठीक है, यानी कि विलेज लेवल पर भी क्या करना है? योजनाओं को पहुंचाना इसका उद्देश्य है। और तीसरा जो है, आर्थिक प्रगति से वंचित रहे लोगों को विशेष ध्यान देना, यानी जो इकोनॉमिकल जो हैं वो लो कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं आर्थिक मामलों में, तो उनका क्या है? उनका विशेष ध्यान देने की बात की जा रही है ताकि उनका अच्छे ढंग से क्या हो सके? प्रोग्रेस हो सके। ओके, आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग का संगठनात्मक स्वरूप क्या है? अब हम देखेंगे कि नीति आयोग में कौन कौन होते हैं, क्या इसकी संगठन जो है नीति आयोग का वो किस प्रकार से कितने कितने लोगों के साथ कार्य करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे हमने योजना आयोग की बात की थी, उसके अध्यक्ष कौन होते थे? प्राइम मिनिस्टर होते थे। तो इसी प्रकार से नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन है? प्रधानमंत्री हैं। और इसके जो गवर्निंग काउंसिल होते हैं वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल। ठीक है, यानी जितने भी स्टेट हैं उनके कौन? सीएम, और जो उपराज्यपाल हैं केंद्र शासित प्रदेशों के यानी कि यूटीज़ के, तो वहाँ के उपराज्यपाल। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं। डॉक्टर राजीव कुमार वर्मा हैं इस समय, और नियुक्त किए जाते हैं किसके द्वारा? पीएम के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। पूर्णकालिक सदस्यों की बात करें तो इसमें डॉक्टर वी.के. सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर वी.के. पाल, ये क्या हैं? पूर्णकालिक हैं। ठीक है, पूर्णकालिक सदस्य हैं। नेक्स्ट आते हैं पदेन सदस्य। पदेन सदस्य में राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर, ये क्या हैं? पदेन सदस्य हैं। फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि वो कौन है? अमिताभ कांत हैं। ठीक है, CEO जिसको हम कहते हैं CEO, ये कौन है? अमिताभ कांत है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसके? नीति आयोग के। ठीक है, फिर विशेष आमंत्रित सदस्य में नितिन जयराम, गडकरी, गहलोत, राव इंद्रजीत, ये सब कौन है? विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। ठीक है, अब नोट करने की यहाँ पर कुछ बात दी गई है कि पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्री परिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे। ठीक है, पदेन सदस्य जो होते हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री परिषद से होते हैं। ठीक है, ये सारे जो आपने यहाँ पर देख रहे हैं, राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर, ये क्या है? ये प्रधानमंत्री द्वारा क्या किए गए हैं? नामित किए गए हैं। ये मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, जिनको पूरे मंत्री परिषद में से 4 सदस्यों को प्रधानमंत्री क्या करते हैं? पदेन सदस्य के रूप में क्या करते हैं? नामित करते हैं। दूसरा यहाँ पर है अंशकालिक सदस्य। इसमें अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों, संबंधित संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य अंशकालिक सदस्य के रूप में होंगे। ठीक है, नीति आयोग में अंशकालिक सदस्य होते हैं जिसमें अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ यानी विश्वविद्यालय के कोई बढ़िया प्रोफेसर हो गए, शोध संस्थानों और संबंधित संस्थानों यानी कि जो भी रिसर्च और यूनिवर्सिटीज़ के जो भी प्रोफेसर्स होते हैं उनको अंशकालिक सदस्य के रूप में पदेन सदस्य की सदस्यता दी जाती है, और इनमें से 2 को चुना जाता है। ठीक है, आगे आते हैं नीति आयोग का 3 वर्षीय कार्यकारी एजेंडा। ठीक है, नीति आयोग का 3 वर्षीय कार्य एजेंडा 2017 से 2020 तक का इसका हम पूरा देखेंगे कि क्या रहा है इसका। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत में नियोजन की प्रक्रिया हेतु, जैसे हमने इसको किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग के अंतर्गत योजना आयोग हमने पढ़ा। अब हम इसके बाद जो इकोनॉमिक प्लानिंग में आता है वो आता है नीति आयोग। तो भारत में नियोजन की प्रक्रिया हेतु नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षीय रणनीति और 3 वर्षीय कार्य एजेंडा तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो जब हम योजना आयोग पढ़ते हैं तो योजना आयोग में क्या होता है? 5 ईयर प्लान होते हैं। ठीक है, उसमें 5 ईयर प्लान होते हैं। लेकिन जब नीति आयोग की बात की जाती है तो नीति आयोग की जब हम बात करते हैं तो इसमें 15 वर्षीय एक विजन होता है, 7 वर्षीय रणनीति होती है और 3 वर्षीय क्या होता है? कार्यकारी एजेंडा होता है। ठीक है, फिर 3 वर्षीय कार्य एजेंडा जो है वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक के एक अल्पकालिक समयावधि में नीतिगत परिवर्तन एवं लक्ष्यों के निर्धारण को प्रदर्शित करता है।
इस प्रस्तावित एक्शन एजेंडे में 7 भागों के अंतर्गत 24 अध्याय को शामिल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं कह रही थी कि 3 वर्षों का जो कार्यकारी एजेंडा होता है नीति आयोग का, उसमें क्या किया जाता है कि जो एक वित्तीय वर्ष होता है उसके अंतराल में एक अल्पकालिक, ठीक है, अल्पकालिक समयावधि में नीतिगत परिवर्तन एवं लक्ष्यों के निर्धारण को प्रदर्शित करता है। इसके प्रस्तावित एक्शन एजेंडे में 7 भाग होते हैं और ये 7 भाग जो होते हैं वो 24 चैप्टर्स में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। 24 चैप्टर को अपने आप में समाहित किए रहते हैं, यानी कि हर एक भाग के 24 अध्याय होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आता है, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया मेरे से, कि 7 जो भाग हैं उनको मिला करके क्या होते हैं, 24 चैप्टर होते हैं, यानी कि 7 पार्ट्स जो होते हैं उनके अंतर्गत 24 चैप्टर क्या होते हैं, समाहित होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाग 1 की। तो भाग 1 के अंतर्गत क्या आता है, इसकी अगर हम चर्चा करें तो इसके अंतर्गत एक अस्थायी मध्यम अवधि राजकोषीय ढांचे की रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया है। इसी के साथ साथ इसमें अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किए जाने वाले व्यय आवंटन का भी वर्णन किया जाता है। ठीक है, एक तो इसमें राजकोषीय ढांचे की रूपरेखा तैयार की जाती है, दूसरा जो भी हमारे अर्थव्यवस्था का व्यय है, ठीक है, एक्सपेंडिचर है, उसका आवंटन किस प्रकार से किया जाए उसका वर्णन होता है भाग 1 में। फिर आते हैं हम भाग 2 की। तो अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में किए जाने वाले परिवर्तनों एवं रणनीतियों का वर्णन किया गया है। भाग 1 ये कहता है कि राजकोषीय ढांचे की रूपरेखा कैसी हो और जो खर्च हैं उन्हें कैसे डिवाइड किया जाए। भाग 2 जो हमारे अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रक हैं, कृषि, औद्योगिक और सेवा, इनमें जो भी परिवर्तन किए जाने हैं उनके लिए रणनीतियाँ तैयार करने की बात की गई है। फिर आता है हमारा भाग 3, इसके अंतर्गत क्षेत्रीय विकास की रूपरेखा के बारे में चर्चा की गई है, यानी कि निम्न स्तर पर, विलेज स्तर पर कैसे विकास किया जाए इसकी बात कही जा रही है। फिर भाग 4 आता है, इस भाग में विकास के समर्थकों की बात की गई है। इसमें शामिल हैं परिवहन एवं संचार प्रणाली, डिजिटल कनेक्टिविटी, सार्वजनिक निजी भागीदारी, ऊर्जा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार एवं उद्यमशीलता। ये सारे टॉपिक्स किसमें, भाग 4 में शामिल है, यानी संचार प्रणाली, डिजिटल कनेक्टिविटी, सार्वजनिक निजी भागीदारी, जिसको हम कहते हैं PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ऊर्जा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार एवं उद्यमशीलता, ये सब किस में है, भाग 4 में है। अब आता है भाग 5। तो भाग 5 की अगर हम बात करें, यह भाग जो है सरकार से संबंधित है। ठीक है, सरकार से संबंधित है। इसमें सुशासन की जो प्रणालियाँ हैं उसमें प्रतियोगिता एवं विधि का शासन आदि को शामिल किया जाता है। यानी भाग 5 जो है वो सरकार को बताता है कि आप किस प्रकार से सुशासन को व्यवस्थित कर सकते हैं समाज के अंतर्गत। फिर भाग 6 यहाँ पर है, इसमें सामाजिक क्षेत्र की चर्चा की गई है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कौशल विकास तथा एक बेहतर समाज के निर्माण पर क्या दिया गया है, बल दिया गया है। नेक्स्ट 7वां भाग आता है। इस भाग में विकास के संबंध में ही होने पर बल दिया गया है। ठीक है, विकास के संबंध में इसमें बात की गई है कि इसके अंतर्गत पर्यावरण सुरक्षा एवं वनों के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि करने के ऊपर बल दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे हम देखें कि 7 भागों को मिला करके कितने 24 चैप्टर क्या हैं, डिवाइडेड है नीति आयोग के 3 वर्षीय कार्यकारी एजेंडे में। ठीक है, अब आते हैं हम स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आज़ादी के 75वें वर्ष तक इंडिया का स्ट्रेटजी क्या हो, स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया। तो ये कब आया, नीति आयोग ने वर्ष 2018 में स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 नामक एक रिपोर्ट जारी की थी, जो कि आज़ादी के 75वें वर्ष के लिए था, यानी वर्ष 2020 के लिए। तो इसने कहा था, इसका उद्देश्य था कि आज़ादी की प्लैटिनम जुबली 75 वर्ष पर, यानी 2022 तक भारत को एक ऐसी समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है जिसमें अर्थव्यवस्था में आमूल परिवर्तन लाया जा सके। यानी कि 75वां वर्ष की बात की जा रही है, वर्ष 2022 जो कि हमारा वर्ष चल रहा है। तो वर्ष 2018 में स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 लेकर के आया नीति आयोग, जिसमें इसने कहा कि आज़ादी की जो प्लेटिनम जुबली है, यानी 75वां जो वर्ष है 2022 तक, भारत को एक ऐसा समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है जिसमें अर्थव्यवस्था में आमूल परिवर्तन लाया जा सके, प्रशासन को अधिक दक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सके एवं वस्तुओं तथा सेवाओं की पहुंच को सुगम एवं जवाबदेह बनाया जा सके।
ठीक है। एक अच्छे शासन, एक सुशासन की बात करता है ये। फिर यह रिपोर्ट 3 प्रमुख रणनीतियों पर फोकस करती है। कौन सी रिपोर्ट? यहाँ पर आप देख रहे हैं स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया की जो रिपोर्ट है उसकी बात की जा रही है। ये 3 प्रमुख रणनीतियों पर फोकस करती है। एक तो है जन सहभागिता, दूसरा सभी क्षेत्रों में सभी प्रांतों एवं राज्यों के मध्य संस्कृति विकास की रणनीति के लिए मूल रूप से इन्हें नई तकनीकों को अपनाने तथा नवाचार एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और तीसरा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को निष्पादन अंतराल को पाटना, यानी मूल रूप से विभिन्न क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर केंद्रित। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो 3 पार्ट इसमें बताया गया है, एक तो हो गया कि जन सहभागिता। देखिए, किसी भी योजना, किसी भी प्लानिंग को अगर समाज में चलाना है तो उसमें जन सहभागिता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला तो नीति आयोग का जो ये रिपोर्ट था स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 का, इसमें था कि जन सहभागिता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। दूसरा तो राज्यों और प्रांतों, इन सभी के मध्य क्या हो, संस्कृति विकास की जो रणनीतियाँ हैं इनमें क्या है, तकनीकों को अपनाया जाए, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है। फिर तीसरा कहता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के निष्पादन अंतराल को पाटना है, यानी कि सरकार और प्राइवेट जो संस्थाएं हैं इनमें जो गैप है इनको पाटना है और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना है। जैसे पीपीपी का जो मॉडल है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि इसमें पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप था, अब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कर दिया गया है, यानी कि निजी क्षेत्र को क्या किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। इस रिपोर्ट में वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था के 41 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को क्या किया गया है, चिन्हित किया गया है और भारत के विकास को लेकर पर्याप्त संभावनाएं हैं इन सभी क्षेत्रों में। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि 41 क्षेत्र प्रमुख जो हैं ये 4 नहीं हैं, ये 4 हैं। ठीक है, जिन 41 क्षेत्रों की यहाँ बात की जा रही है कि जो रिपोर्ट हैं 41 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को चिन्हित करते हैं, तो ये जो 41 क्षेत्र हैं ये 4 भागों में क्या हैं, डिवाइड हैं। तो सबसे पहला जो भाग है वो है वाहक। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, विकास, रोजगार एवं श्रम सुधार, तकनीकी एवं नवाचार, उद्योग, किसानों की आय को दोगुना करना। भाग 1 कृषि का आधुनिकीकरण, किसानों की आय को दोगुना करना। भाग 2 नीति एवं प्रशासन, किसानों की आय को दोगुना करना। भाग 3 मूल्य श्रृंखला तथा ग्रामीण अवसंरचना, वित्तीय समावेशन, सभी के लिए आवास, यात्रा पर्यटन एवं आतिथ्य तथा खनिज। ये सब किसमें हैं, भाग 1 के अंतर्गत हैं ये सारे चैप्टर। अगर देखें कितने चैप्टर हो गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो इसी में आ गए। यानी कि जो 41 जो विषय हैं इनको कितने पार्ट में बांटा गया है, 4 पार्ट में। तो पहले पार्ट में हमने हर चीज़ें देखी है। दूसरे पार्ट में देखते हैं, वो है अवसंरचना का पार्ट। एक तो था वाहक और दूसरा है अवसंरचना। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, ऊर्जा, स्थल परिवहन, रेलवे, नागरिक उड्डयन, बंदरगाह, जल परिवहन तथा अंतर्देशीय जलमार्ग, लॉजिस्टिक, डिजिटल कनेक्टिविटी, शहरी परिवर्तन के लिए स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत मिशन, जल संसाधन, सतत पर्यावरण। ठीक है, अब आता है तीसरा आता है क्या, समावेशन। पहला क्या था, पहला था वाहक, दूसरा है अवसंरचना, तीसरा क्या है, समावेशन। समावेशन के अंतर्गत है विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, अध्यापक शिक्षा और प्रशिक्षण, कौशल विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन एवं कार्यवाही, समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, पोषण, जेंडर, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग तथा ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य जाति समूह तथा अल्पसंख्यक। ये सभी किसमें है, तीसरा, यानी कि समावेशन वाले टॉपिक के अंतर्गत क्या है, समाहित हैं। फिर आता है चौथा, प्रशासन, चौथा और लास्ट। इसमें है संतुलित क्षेत्रीय विकास, आकांक्षी जिलों का परिवर्तन, उत्तर पूर्व क्षेत्र, विधिक, न्यायिक तथा पुलिस सुधार, सिविल सेवा सुधार, शहरी परिवर्तन के लिए शहरी प्रशासन का आधुनिकीकरण, भूमि संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, आंकड़ों पर आधारित प्रशासन तथा नीति निर्माण। इन सभी को मिलाकर कितने पूरे विषय हैं, 21 जो पार्ट हैं, टॉपिक हैं, इसमें डिवाइडेड है पूरा 4 भाग। ठीक है, अब हम आते हैं योजना आयोग एवं नीति आयोग में अंतर क्या है। 1950 से वर्ष 2014 तक का हम इसमें पूरा विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। यहाँ पर उसके बाद ये कौन किया था,
आर्थिक नियोजन के अंतर्गत यहाँ पर बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे, आप यहाँ पर देखिएगा कि योजना आयोग और नीति आयोग में जब हम अंतर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं योजना आयोग के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ें दी जा रही हैं वो किसकी, योजना आयोग की दी जा रही हैं। तो भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना और इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, ये किसका कार्य था, योजना आयोग का। फिर परियोजनाओं के निर्माण में केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका, इसमें जैसे मैंने बताया था सेंट्रल की भूमिका थी, स्टेट की नहीं थी। फिर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य योजनाओं के लिए पूंजी का आवंटन करना, केंद्र क्या करती थी, अब राज्यों की जो योजनाएं थी उनके लिए क्या करती थी, उनको पूंजी देती थी, लेकिन नीति आयोग में ये चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, फिर तीसरा योजना आयोग को अगर हम देखें तो योजना आयोग की प्रकृति प्रायः केंद्रीकृत थी। योजना आयोग सहित केंद्र सरकार नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाती थी, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया। योजना आयोग में योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण में किसी प्रकार के विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया जाता था। अब इसके विपरीत हम नीति आयोग को हम जानें, जैसा कि हमने कहा अल्पकालिक सदस्यों के रूप में इनको शामिल किया जाता है किसमें, नीति आयोग में। तो अब हम बात करते हैं नीति आयोग का 2015 से अब तक का। यहाँ पर आप देखिए योजना आयोग 1950 से 2014, क्योंकि 2015 में योजना आयोग को हटा दिया गया था, उसके स्थान पर क्या आ गया, नीति आयोग। ठीक है, तो अब 2015 से अब तक का नीति आयोग को हम देखते हैं। तो भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षों के लिए रणनीति और 3 वर्षों के लिए एक्शन एजेंडे का निर्माण किया गया। इसमें क्या था, 5 ईयर प्लान था। नेक्स्ट, योजनाओं के निर्माण में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की सहभागिता थी, उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट थी, इसमें प्लस क्या हो गया, स्टेट गवर्नमेंट। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जाने लगा। ठीक है, अब इसमें दोनों की क्या है, बराबर की क्या है, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब नीति आयोग की प्रकृति पर आया, विकेंद्रीकृत है। ठीक है, यानी नीति आयोग की जो प्रकृति क्या है वो विकेंद्रीकृत है। नीति आयोग में केंद्र सरकार एवं सभी राज्य सरकार नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में हिस्सा लेती हैं। यहाँ पर क्या था कि उनको आवंटित करती थी। ठीक है, योजना आयोग क्या करती थी, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को धन या पूंजी की आवंटन करती थी ताकि वो अपने यहाँ पर योजनाओं को क्या कर सकें, सुचारू रूप से चला सके। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सभी किस प्रकार से बराबर से क्या ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, सबकी समान भागीदारी है। फिर नीति आयोग में योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण में विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के विशेषज्ञों को भी क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। किसके रूप में, अल्पकालिक सदस्यों के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इन सारी चीज़ों को समझा। एक बार हम देख लेते हैं कि नीति आयोग में हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि नीति आयोग का मैंने एक भूमिका आपको दी, फिर मैंने बताया इसके कार्य क्या हैं, उसके बाद मैंने आपसे बताया नीति आयोग का उद्देश्य क्या है, फिर इसके संगठन में कौन कौन से लोग शामिल हैं, फिर हमने नीति आयोग का जो 3 वर्षीय कार्यकारी एजेंडा है इसको हमने आपको बताया, फिर जो भी एजेंडे में जितने भी चैप्टर हैं कितने भागों में डिवाइड हैं, 7 अध्याय में। सबसे पहले हमने देखा कि जो 3 वर्षीय एजेंडा उसमें 7 भाग है जो कि 24 चैप्टर में क्या है, समाहित हैं। फिर उसके बाद आता है दूसरा स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया। इसमें क्या है, ये एक रिपोर्ट है नीति आयोग की, स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया फॉर एट 75। तो इसके जो रिपोर्ट है उनमें 3 प्रमुख रणनीतियाँ मैंने बताई, एक तो जन सहभागिता और दूसरा मैंने बताया सभी क्षेत्रों में सभी प्रांतों एवं राज्यों के मध्य संस्कृति विकास की रणनीति, जिसके लिए मूल रूप से नई तकनीकों को अपनाने तथा नवाचार एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और तीसरा PPP मॉडल के निष्पादन अंतराल को पाटना, यानी कि मूल रूप से विभिन्न क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने पर बात की जा रही है। ठीक है, इस रिपोर्ट में 41 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी बताया गया था, जो कि मैंने आपको 4 पार्ट में बताया। पहला पार्ट था वाहक, दूसरा अवसंरचना, तीसरा समावेशन और चौथा प्रशासन। उसके बाद हमने देखा नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर। तो योजना आयोग जो कि 1950 से 2014 तक के लिए हमारे अस्तित्व में रहा, उसके बाद नीति आयोग आता है जो कि 2015 से जारी है, अब तक चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, नीति आयोग के ऊपर एक डिटेल से एक जितना भी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हो सकती थी उन सभी चीज़ों को मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा और चीज़ें कोई नहीं है जो कि मुझे लगता है कि नीति आयोग के सेक्शन में इम्पॉर्टेंट हो। तो अगर ये आपको क्लास इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं आपसे किसी और टॉपिक के साथ। किसी कारणवश मैं इसको आपको बोर्ड पे नहीं दे पाई हूँ, बट आई होप इससे भी आपके लिए ये यूज़फुल रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें फैक्चुअल हैं, तो आपके पास एक
PDF भी पड़ा रहेगा, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।